लास्ट अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, 3rd लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में अपन ने बेटा जीवाणु की संरचना का अध्ययन किया था, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी स्ट्रक्चर बनाई थी, डायग्राम अपन ने बनाया था। अब उस डायग्राम को अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हर एक स्ट्रक्चर को अपन विद फंक्शन जो है स्टडी करने वाले हैं, और किस तरह से नीट में क्वेश्चन आएंगे और साथ साथ अपन रिवाइज करते जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। जीवाणु संरचना डायग्राम अपन ने लास्ट लेक्चर में बेटा बना दिया था, ठीक है। अच्छे से मैंने बना के दिखाया था कि कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से अपन बनाते हैं, किस सीक्वेंस में वो उसके अंदर उपस्थित होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक स्ट्रक्चर को अपन स्टडी करते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन ने बात की थी, जो जीवाणु है उसके चारों ओर परत पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है जिसको जीवाणु आवरण के नाम से जानते हैं। तो जीवाणु आवरण को अपन पहले कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल एनवेलप। जीवाणु कोशिका आवरण, ठीक है बेटा। हर एक पॉइंट पे ध्यान देना आपको, और साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो जो जीवाणु कोशिका आवरण है, या मैं बात करूं जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जैसे जीवाणु हैं उसमें एक जटिल रासायनिक आवरण पाया जाता है। जटिल रासायनिक आवरण होता है, ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स केमिकल एनवेलप। ये जो जटिल रासायनिक आवरण है इसमें भिन्न भिन्न परतें पाई जाती हैं, ये अनेक स्तरों का बना होता है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो ये जो आवरण है ये दृढ़तापूर्वक बंधित होता है। बेटा हर पॉइंट पे ध्यान देना आपको, टाइटली बाउंडेड होता है। याद करो बेटा बैक्टीरिया के चारों ओर ने बात की थी, जैसे आपकी बैक्टीरियल सेल है और इसके चारों ओर क्या है, ये बैक्टीरियल एनवेलप आवरण, ठीक है। और अपन ने बात की थी बेटा जो जीवाणु आवरण है उसके अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं, ये 3 स्तरीय होता है। इसमें कितने लेयर होती हैं बेटा? 3 लेयर होती हैं। याद करो मैंने बताया था कल, जो 3 लेयर हैं उनका जो क्रम है बाहर से अंदर की ओर इस तरह से है। सबसे बाहर की ओर कौन बताई थी बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद है सेल वॉल, और फिर है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका भित्ति एंड कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये तीनों आवरण जो हैं इसके चारों ओर पाए जाते हैं, और ये इन तीनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन ये एक संयुक्त रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। सुरक्षा इकाई का कार्य। लेकिन मैं तीनों की अलग अलग बात करूं, तीनों जो लेयर हैं अभी एक एक करके स्टडी करने वाले हैं, तीनों का जो फंक्शन है वो क्या है? अलग अलग है, और विशिष्ट फंक्शन में ये भाग लेते हैं जिनकी अपन बात करेंगे। विशिष्ट कार्य में सहायक। ओके बेटा, यहां तक की बात क्लियर हो गई। बैक्टीरियल सेल एनवेलप में 3 परतें पाई जाती हैं, जो हैं ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तीनों मिलकर ये सुरक्षा का कार्य करती हैं, बोले तो प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, लेकिन तीनों के कार्य भी क्या हैं? अलग अलग हैं। ओके, तो एक एक करके इनकी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्लाइकोकैलिक्स की। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं यहाँ। तो सबसे पहले कौन सा है? ग्लाइकोकैलिक्स। बिल्कुल सिंपल है बेटा, सुनते जाएं, हर पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सबसे बाह्य परत है, मैं बोल सकता हूं आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाह्य परत। बाह्य परत होती है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा वो सभी जीवाणुओं में नहीं पाई जाती, ये उसके लिए कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स होती है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। तो अपन अगला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं,
यह सभी जीवाणुओं में नहीं होती। ठीक है बेटा, अगली बात, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किसकी बनी है, इंपॉर्टेंट है, एक रासायनिक परत है, केमिकल कंपोजिशन इसका जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। यह है पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड कौन होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। की बनी होती है। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स किसकी है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होगी। और वो कौन से कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कौन होते हैं बेटा, अनेक मोनोसैकेराइड जब आपस में संयुक्त हो जाती हैं तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अगला पॉइंट बेटा, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो मोटाई में और रचना में भिन्नता दर्शाती है। ठीक है, मोटाई और रचना। मोटाई का मतलब हो गया बेटा थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। रचना मतलब कंपोजिशन में इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, अब बात करें अपन ग्लाइकोकैलिक्स के प्रकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार की होती है, यही मेंशन कर रहा हूँ, इस तरह से आप बनाओगे नोट्स में भी, ग्लाइकोकैलिक्स के प्रकार। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार की है बेटा, एक कहलाता है कैप्सूल और दूसरा है स्लाइम लेयर। ठीक है बेटा, जो कैप्सूल है उसको हिंदी में बोलते हैं संपुटिका, हिंदी भी साथ साथ याद रखना। और स्लाइम लेयर को अपन बोलते हैं अवपंक परत। ठीक है बेटा, जो कैप्सूल है बोलते तो ग्लाइकोकैलिक्स का प्रकार है, तो कैप्सूल कौन होगा, अगर ग्लाइकोकैलिक्स मोटी है, थिक है और दृढ़तापूर्वक बंधित है तो उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो अपन मेंशन कर सकते हैं ये क्या होती है, मोटी तथा दृढ़तापूर्वक बंधित। तो ऐसी ग्लाइकोकैलिक्स को अपन बोलते हैं बेटा कैप्सूल। और जो स्लाइम लेयर है, अवपंक परत है, वो पतली होती है और ये ढीला ढाला आच्छद होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कैसी होती है, ये ढीला आच्छद। ठीक है, लूजली बाइंडेड होती है और ये टाइटली बाउंडेड होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के दो प्रकार हो गए, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स मोटी है और दृढ़तापूर्वक बंधित है उसको बोलते हैं अपन कैप्सूल, और जो पतली है और ढीला आच्छद है उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ग्लाइकोकैलिक्स हो गए। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स के बेटा कार्य की बात करें, थोड़े इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी वो पूछ लेता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के कार्य जो है, पहला ऑब्वियसली प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, तो पहला लिख रहा हूं सुरक्षा। ठीक है बेटा, अब सुरक्षा भी कैसे करेगी, सुनना ध्यान से, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सुनना आपको। किस प्रकार से ये सुरक्षा प्रदान करती है, जीवाणु को सुरक्षा प्रदान करने में हेल्प करती है। जैसे बेटा आपको पता है, जो जीवाणु है अगर होस्ट के ब्लड में चला गया, जैसे अपनी बात करें, जीवाणु अपने ब्लड में एंटर हो गया, तो आप जानते हो बेटा अपने ब्लड में मैक्रोफेज होती हैं, भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं जो जीवाणु का भक्षण कर लेती हैं। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये जीवाणु को भक्षणकारी कोशिकाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं मेंशन कर सकता हूं किससे सुरक्षा प्रदान करेगा, भक्षणकारी कोशिकाओं से, जैसे मैक्रोफेज जो है उनसे सुरक्षा प्रदान कर देगा, तो इन्फेक्शन जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा। दूसरी अगर बात करें तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो प्रोटेक्टिव है, तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या केमिकल्स होते हैं उनके प्रति भी क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि यह जो विष होते हैं या बोल देते हैं प्रतिजैविक,
प्रतिजैविकों से सुरक्षा। इसके अलावा जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो जीवाणु को जीवाणु भोजियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। और जीवाणु भोजी होते हैं, जीवाणु भोजियों से सुरक्षा। और आप जानते हो बेटा जीवाणु भोजी जो हैं वो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स है तो जो बैक्टीरियोफेज है वो जीवाणु को संक्रमित नहीं कर पाते हैं। तो ये सुरक्षा होगी। एक और है बेटा सुरक्षा के संदर्भ में, जैसे जीवाणु है किसी शुष्क स्थान पे पड़ा है तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसको शुष्कता से भी बचाएगा, ड्राइनेस से बचाएगा, ताकि वो वहाँ पर लंबे समय तक जीवित रहे। तो यहाँ लिख सकते हैं शुष्कता से बचाता है। ठीक है, ये सुरक्षा के पहलू हो गए। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा कार्बोहाइड्रेट का बना है, तो ये वाटर को होल्ड करने की क्षमता रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, और ये थोड़ा सा चिपचिपा नेचर का होता है, इसलिए ये कोई सब्सटेंस वगैरह है उनके साथ ये चिपक भी सकता है। तो ये कैसा होता है, चिपचिपा। तो ये अटैचमेंट में भी हेल्प कर सकता है, अटैचमेंट में सहायक। तो ये बात होगी आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की। बेटा पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स से संबंधित ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कि किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। सबसे बाह्यतम परत होती है, सभी जीवाणु में पाई नहीं जाती है, 2 प्रकार की होती है और इसके जो कार्य हैं वो आपके सामने है। ठीक है, तो जनरली फंक्शन से क्वेश्चन पूछता है या फिर ये इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोकैलिक्स के प्रकार। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मोटी तथा दृढ़तापूर्वक बंधित ग्लाइकोकैलिक्स को कहते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, कैप्सूल। ठीक है, ये बात होगी आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की। याद करो बेटा 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर एक जीवाणु के ऊपर उसने परीक्षण किया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। याद आया बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की 2 स्ट्रेन होती हैं, एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन है, एस बोले तो शाइनी एंड स्मूथ, एस स्ट्रेन में ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है और आर स्ट्रेन में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जाता। इसलिए एस स्ट्रेन जो है वो रोग उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा, रोग कारक होती है, लेकिन आर स्ट्रेन रोग कारक नहीं होती, जो मॉलिक्यूलर में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बात होगी किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अगली परत कौन सी है बेटा, सेल वॉल। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सेल वॉल। ठीक है, आप इसको मेंशन कर सकते हो। अब सेल वॉल की बातें करेंगे सारी, सेल वॉल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपन यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। जितनी भी संरचनाएं अपन ने बनाई थी बेटा डायग्राम में, वो सारी एक एक करके आपको स्टडी करनी है। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट में आपको क्वेश्चन करवाएंगे, देखना नीट में कौन कौन से क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन बस दिमाग से स्लिप नहीं होने चाहिए बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन का बड़ा महत्व होता है एग्जाम में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन जीवाणु कोशिका भित्ति। बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है बेटा, तो सेल वॉल की कहानियां भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है, सबसे पहले समझे बेटा जो कोशिका भित्ति है वो क्या होती है। आपको पता है बेटा, दृढ़ होती है, टाइट होती है, परमिएबल होती है और सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है। तो यही लिख रहा हूं मैं, जो सेल वॉल है उसके आगे सारे पॉइंट हैं। कैसी होगी बेटा, टफ होगी, रफ होगी, दृढ़। ये इलास्टिक नेचर की नहीं होती बेटा, नॉन इलास्टिक होती है, अप्रत्यास्थ होती है। अगली बात, डेड होती है। ठीक है, निर्जीव होती है ये, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम वगैरह नहीं पाई जाती, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती, इसलिए इसको निर्जीव परत के रूप में कंसिडर किया जाता है। और ये पारगम्य होती है, पारगम्य परत के रूप में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, पारगम्य का मतलब होता है ये सेलेक्टिव नेचर की नहीं होती,
इसके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो आर पार हो सकता है। ये सेलेक्टिव काम नहीं करती, चयनात्मक नहीं होती, ये पारगम्य होती है। तो इसकी जो पारगम्यता है उसमें कोई भी चयनात्मक गुण नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ी सी बात होगी। जो सेल वॉल है बेटा, ये सभी जीवाणु में पाई जाती है। जितने भी प्रारूपिक जीवाणु हैं सब में होती है। लेकिन मैं बात करूं प्रोकैरियोट की, तो देखो बेटा मैंने आपको बताया था सभी प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति नहीं होती। अपवाद क्या था? माइकोप्लाज्मा। लेकिन जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि बिना कोशिका भित्ति के जीवाणु जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगली बात करते हैं बेटा, जो कोशिका भित्ति होती है, यही बता रहा हूँ पहले कोशिका भित्ति के कार्य, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर पे चलेंगे। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या कार्य करती है? देखो इधर कार्य की बात करें तो सबसे पहला ये सुरक्षात्मक होती है। अगला ये जो जीवाणु का जो आकार है, आकृति जो है उसको निर्धारित करती है। अगली संरचनात्मक संगठन को बनाए रखती है बेटा, और ऑब्वियसली मैंने बोल दिया सुरक्षात्मक होती है, आकार का निर्धारण करती है, और ये एक बैरियर का काम करती है, अवरोधक। लेकिन अवरोधक का काम किसके लिए करेगी बेटा? जो बड़े जैवाणु होते हैं उनके लिए अवरोधक का कार्य करती है। जो बड़े जैवाणु होते हैं उसको पार नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे जैवाणु होते हैं वो आसानी से कोशिका भित्ति को पार कर सकते हैं। अवरोधक किसके लिए? बड़े जैव अणुओं के लिए। ठीक है, अगली बात बेटा, ये जो जीवाणु है उसको एंटीजेनेसिटी भी प्रदान करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बता रहा हूँ, याद रखना है। एंटीजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी क्या होती है समझो बेटा, थोड़ा सा भी बता देता हूँ। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजन प्रॉपर्टी, जीवाणु जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होता है तो कोशिका भित्ति के द्वारा वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ठीक है, और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है तभी जीवाणु जो है वो क्या कर पाता है बेटा? इन्फेक्शन कर पाता है। तो एंटीजेनेसिटी के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? कोशिका भित्ति। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है, अभी बताया मैंने, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जीवाणु को फटने से बचाएगी और निपातित होने से बचाती है। जीवाणु को फटने से बचाती है। सुनना बेटा, अगर जीवाणु को आप किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे, उसमें वाटर एंटर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा? एंडोस्मोसिस के द्वारा कोशिका फूलेगी। लेकिन आपको पता है कोशिका भित्ति अप्रत्यास्थ होती है, तो उसको फूलकर फटने से क्या करेगी? बचाएगी। तो सुरक्षा होगी, फटने से बचाती है, और निपातित होने से भी बचाती है। जो कोलैप्सिंग है, निपातित होने से बचाएगी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। निपातित, अंग्रेजी लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। निपातित का मतलब होता है कोलैप्स। बचाती है। ठीक है, ये सारे कार्य आपको याद रखने हैं। निपातित मतलब कोलैप्सिंग, ताकि वो जीवाणु कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि सेल वॉल है वो रिजिड है तो वो ऐसे कोलैप्स नहीं हो पाएगी, तो जीवाणु कोलैप्स नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये किसके कार्य हो गए? कोशिका भित्ति के। अब कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट बात आ गई, जो जीवाणु कोशिका भित्ति है, जीवाणु सेल वॉल किसकी बनी होती है? इसका रासायनिक संगठन क्या होता है बेटा, उस पर अब चलेंगे अपन। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की बनी होती है। ध्यान देना बेटा पॉइंट पे, किसकी बनी है? कार्बोहाइड्रेट्स तथा अमीनो एसिड्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड जी, जिनको अपन सम्मिलित रूप से एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। तो अपन बोल सकते हैं कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। समझना बेटा, रटना नहीं है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड। देखो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है उसमें दो टर्म है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। देखो यहाँ बताता हूँ मैं, ये लो,
जो टर्म है पेप्टिडोग्लाइकन, आपसे क्वेश्चन पूछे जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ऑब्वियसली आंसर जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, उसका रासायनिक संगठन क्या है उसको समझे बेटा। पेप्टिडोग्लाइकन में दो टर्म है बेटा, एक तो है पेप्टाइड, देखो यहाँ पर आ गया ना पेप्टाइड, और एक टर्म आ गई ग्लाइकेन, ये दो अलग अलग हो गए। पेप्टाइड समझ गए बेटा, पेप्टाइड प्रोटीन से रिलेटेड है। पेप्टाइड में क्या होते हैं, अमीनो एसिड। तो यहाँ पेप्टाइड के अंदर 4 अमीनो एसिड होते हैं, ये टेट्रा पेप्टाइड होती है। 4 अमीनो एसिड से मिलकर अगर कोई चेन बनती है उसको अपन बोलते हैं टेट्रा पेप्टाइड। तो यहाँ बोल रहा हूँ मैं टेट्रा पेप्टाइड। टेट्रा पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड है बेटा, 4 अमीनो एसिड्स हो गए ना, अमीनो एसिड की बनी होती है। तो यहाँ पर आ गया अमीनो एसिड, और ये चारों अमीनो एसिड इस प्रकार से होते हैं बेटा, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से एक पेप्टाइड का, टेट्रा पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी बात करेंगे इनका कार्य क्या होगा। ग्लाइकेन का मतलब याद रखना बेटा, ग्लाइकेन का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आ गया ना, पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड की बनी होगी। तो यहाँ पर जो ग्लाइकेन है बेटा, उस ग्लाइकेन में पॉलीसैकेराइड है, और ये पॉलीसैकेराइड भी कौन सा होता है, हेट्रो। आगे आएगा, हेट्रो का मतलब होता है अगर एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाती है उसको बोलते हैं हेट्रो पॉलीसैकेराइड। तो कौन सा ग्लाइकेन होगा ये, हेटेरो पॉलीसैकेराइड। अब आप कहोगे कि हेट्रो पॉलीसैकेराइड तो है, लेकिन इसमें जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो भी बताते हैं बेटा। इस हेट्रो पॉलीसैकेराइड में 2 प्रकार की मोनोसैकेराइड पाई जाती हैं, एक तो है बेटा नाम और दूसरी है नाग। ओके, नाम और नाग ये क्या है, मोनोसैकेराइड जो आपस में जुड़कर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ नाम का मतलब क्या है और नाग का मतलब क्या है यही बताता हूँ बेटा, नीचे मेंशन कर रहा हूँ। नाम जो है, नाम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, याद रखना आपको, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपको। नाम और नाग का मतलब होता क्या है, नाम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ठीक है, तो ये 2 इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी, कैसे जुड़ती है देखो, नाम और नाग के मध्य बॉन्ड पाया जाता है बेटा, ये आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे नाम है, ये नाग है, फिर उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, उसके बाद में फिर कौन आएगा, नाग आएगा। इस प्रकार से एकांतरित क्रम में जुड़कर एक लंबी पॉलीसैकेराइड श्रृंखला का निर्माण करती हैं। अब आप पूछोगे बेटा कि नाम और नाग के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, तो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक। लेकिन कौन से प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यहाँ सुने बेटा, ये जो बॉन्ड है इसको अपन कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। तो नाग और नाम के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन नाग एंड नाम। तब जाके लंबी पॉलीसैकेराइड श्रृंखला का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अभी मैंने केवल कंपोजिशन की बात की है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसका संगठन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की बनी होती है, बोल दो पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन के क्या घटक होते हैं मैंने बता दिए, बंध कौन सा होता है वो बता दिया। अब ये तो हो गया संगठन। अब सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है, वो मोटी और दृढ़ कैसे होती है वो समझें, तो उसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। तो इधर अपन सेल वॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर समझाते हैं थोड़ी सी। ध्यान देना बेटा, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, थोड़ा समझोगे तो आगे भी आपके काम आएगा, है ना। नेक्स्ट जो चैप्टर है उनमें भी, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो बेटा किस तरह से सेल वॉल बनती है। तो सबसे पहले देखो पॉलीसैकेराइड की बात करो आप, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो किस तरह से जुड़े होते हैं। तो आप बताओ बेटा, पॉलीसैकेराइड की जो चेन है इस तरह से चेन आ गई, ये नाग है, फिर नाम आएगा, फिर नाग आएगा, फिर नाम आएगा। इस तरह से पॉलीसैकेराइड की चेन है जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है।
जैसे यहाँ पर नाम आ गया, ये केवल कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इससे जो काम की बातें हैं वो निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या बनेंगे, नाग, नाम, नाग, नाम, इस तरह से ये चेन, बहुत सारी चेन जो है एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चेन जो है एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होंगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे। लेकिन आपको पता है जो चेन व्यवस्थित तो होगी, लेकिन उनको आपस में बॉन्ड बाइंड भी करना पड़ेगा। जब तक नहीं जोड़ोगे तो सेल वॉल जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी, वो स्थिर नहीं हो पाएगी, तो सेल वॉल नहीं बन पाएगी। इसलिए होता क्या है, ये जो चेन बनी है उन चेन को आपस में क्रॉस लिंक करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, क्रॉस लिंक करने के लिए ये टेट्रापेप्टाइड काम आती है। ये जो टेट्रापेप्टाइड बताई थी ना, अमीनो एसिड टेट्रापेप्टाइड, ये यहाँ पर देखो नाम के साथ टेट्रापेप्टाइड जुड़ी होती है बेटा। जितने भी नाम है उनके साथ क्या है बेटा, टेट्रापेप्टाइड। तो जो टेट्रापेप्टाइड है ये नाम के साथ जुड़ गई। अब ये टेट्रापेप्टाइड आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग करेंगे। जैसे ये टेट्रापेप्टाइड इसके साथ क्रॉस लिंक, इसके साथ क्रॉस लिंक, इस तरह से क्रॉस लिंकिंग पाई जाएगी। तो आप बताओ क्रॉस लिंकिंग होने के बाद जो सेल वॉल है वो क्या हो जाएगी बेटा, स्टेबल हो जाएगी। अब ये कोशिका भित्ति बन गई, ये है आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जितनी ज़्यादा उसमें पॉलीसेकेराइड की परतें होंगी उतनी मोटी होगी वो, और ये जो टेट्रापेप्टाइड है उनको आपस में क्रॉस लिंक करने में सहायक होता है। अब आप बताओ बेटा, टेट्रापेप्टाइड है, अमीनो एसिड्स हैं इसमें, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये वाला जो क्रॉस लिंक है इसको अपन बोलते हैं क्रॉस लिंक। समझना बेटा, यहाँ इसको क्रॉस लिंकिंग, और क्रॉस लिंकिंग बहुत ज़रूरी है सेल वॉल निर्माण के लिए। और क्रॉस लिंकिंग के लिए एक एंजाइम सहायक होता है जो क्रॉस लिंकिंग करवाने में सहायक होता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। तो क्रॉस लिंकिंग कौन करवाता है, एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज। ये कौन है, एंजाइम। अब समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, फिर से समझो। सेल वॉल का निर्माण हो गया, अलग अलग पॉलीसेकेराइड परतें हैं जो आपस में क्रॉस लिंकिंग के द्वारा जुड़ी हुई है। क्रॉस लिंकिंग करवाने में कौन सहायक है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति में अगर इन बंधों को तोड़ दोगे तो कोशिका भित्ति क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है। तो ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लियर होगी बेटा। अब समझना, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा बेटा एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक में भी आपने नाम सुना होगा बेटा पेनिसिलिन। याद आया, पेनिसिलिन जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन है बेटा, पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो पेनिसिलिन किस प्रकार से जीवाणु को नष्ट करती है वो समझा रहा हूँ मैं। तो देखो पेनिसिलिन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक है, और प्रतिजैविक पता होना चाहिए बेटा आपको, वो प्रोटीन प्रकृति की नहीं होती, वो विशिष्ट रासायनिक जो है मॉलिक्यूल होते हैं, वो प्रोटीन के बने नहीं होते हैं, है ना, वो अलग प्रकार के होते हैं, वो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, विशिष्ट केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जो पेनिसिलिन है वो प्रतिजैविक है। और पेनिसिलिन करती क्या है बेटा, जो पेनिसिलिन है, इतना तो आपको पता है कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को नष्ट करती है, बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकती है, लेकिन कैसे, हाउ, तो वो आपको समझना है किस तरह से रोकेगी। तो अब स्ट्रक्चर मैंने बताई है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो पेनिसिलिन क्या करती है, ये वाला जो बॉन्ड है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या करती है बेटा, सॉरी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में, नाम और नाक के बीच में, इसको तोड़ता है लाइसोजाइम एंजाइम, अभी बताएंगे। और जो पेनिसिलिन है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को क्या करेगी बेटा, इनिबिट करेगी। पेनिसिलिन कौन से एंजाइम को इनिबिट करती है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को निष्क्रिय करती है। तो आप बताओ बेटा, अगर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, और क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा।
तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा तो बैक्टीरिया आगे संक्रमण नहीं कर पाएगा। तो अपन कह सकते हैं जो पेनिसिलिन है वो क्या करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन निर्माण को रोकती है, सेल वॉल निर्माण को रोकती है। तो ये क्या है, सेल वॉल इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है। कौन है ये, पेनिसिलिन क्या है ये, बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर, बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर। तो पेनिसिलिन जीवाणु कोशिका भित्ति निर्माण को संदमित करके उसके संक्रमण को रोकती है। आप बताओ बेटा, जो माइकोप्लाज्मा है उसमें तो सेल वॉल होती नहीं है, तो बताओ पेनिसिलिन का माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई असर होगा, नहीं होगा। तो माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन की उपस्थिति में आराम से ग्रो करता है, क्यों, क्योंकि उसमें सेल वॉल है नहीं, और पेनिसिलिन केवल सेल वॉल निर्माण को क्या करती है, रोकती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी बेटा, पेनिसिलिन की कहानी क्लियर। तो पेनिसिलिन जो है कोशिका भित्ति निर्माण को क्या करेगी, रोकेगी, और जीवाणु के संक्रमण को भी क्या करती है, रोकती है। तभी अपन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो पेनिसिलिन को इंजेक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन को टैबलेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन प्रोटीन प्रकृति की नहीं होती। अगर पेनिसिलिन प्रोटीन प्रकृति की होती तो अपन पेनिसिलिन की बेटा टैबलेट नहीं लेते, क्योंकि अगर प्रोटीन होता तो टैबलेट के थ्रू वो अपने स्टोमक में क्या हो जाती, डाइजेस्ट हो जाती। इसलिए प्रोटीन नेचर के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, उनको अपन इस तरह से ओरली यूज नहीं करते, उनको डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू ब्लड में डालते हैं। लेकिन पेनिसिलिन प्रोटीन नेचर की नहीं है, इसको अपन डायरेक्ट इंजेक्ट भी कर सकते हैं और टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो आता है आपका एक और है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, तो जो लाइसोजाइम है वो एक एंजाइम है, और लाइसोजाइम का कार्य क्या है बेटा, देखो लाइसोजाइम β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। कौन से बॉन्ड को, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। तो यहीं लिख रहा हूं मैं, ये एंजाइम जो किसको ब्रेक करेगा, ब्रेक β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो किसके मध्य है बेटा, नाग और नाम के मध्य पाया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर लाइसोजाइम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो सेल वॉल ही क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जो लाइसोजाइम है वो क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेकर है। तो लाइसोजाइम सेल वॉल को क्या करता है बेटा, नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। तो लाइसोजाइम को क्या बोलते हैं अपन, बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेकर। तो लाइसोजाइम को अगर आप बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया के साथ अगर ऐड कर दोगे तो बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। कारण, क्योंकि लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेकर होता है। अब याद करो बेटा कॉन्सेप्ट, अपने जो आंसू हैं, जो टीयर्स हैं, उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आंखों की मदद करता है। याद आया बेटा, जो अपने टीयर्स हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, जो आंसू आते हैं, और आपने देखा होगा आंसू को चोट वोट लग जाती है, इंजरी हो जाते हैं तो आंसू ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जहाँ चोट लगेगी तो वहाँ इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि अपनी जो आंखें हैं वो डायरेक्टली एयर, वाटर और डस्ट के कांटेक्ट में रहती हैं, और आंखों में आपको पता है स्किन तो है नहीं, तो वहाँ डायरेक्ट जो है बैक्टीरिया जाते रहते हैं। लेकिन आंखों में क्या है, लाइसोजाइम प्रेजेंट है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, उन बैक्टीरिया को जो जाते हैं उनकी सेल वॉल को तोड़ देता है, तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं कर पाता। इसके अलावा अपने माउथ में, लार में भी लाइसोजाइम चला जाता है। ठीक है, कनेक्शन होता है, आपको पता है। तो लाइसोजाइम वहाँ पर भी क्या करता है, बैक्टीरिया सेल को नष्ट कर देता है। तो ये अपनी इम्यूनिटी में सहायक होता है, इम्यून सिस्टम का एक क्या है, पार्ट है। बात समझ में आ गई बेटा, ये कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताने थे जो क्लियर हो गए। ठीक है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर होगी, कंपोजिशन हो गया, ये कैसे बनती है, और ये आपका दो जो सेल वॉल को इनहिबिट या तोड़ते हैं उनकी मैंने बातें कर ली हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। ये दोनों याद रखने बेटा आपको। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी किसकी, बैक्टीरियल सेल वॉल की। फंक्शन मैंने बताई दी है, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल की कहानी खत्म होगी। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद एक छोटा सा टॉपिक आपका ग्राम स्टेनिंग, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। समझते जाना बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है सेल बायोलॉजी, इसको समझना ही पड़ेगा आपको, रटने में नहीं आएगी। जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, अपन डिटेल में क्यों जा रहे हैं, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे का पॉइंट है आपका कि जो ग्राम स्टेनिंग है वो होती क्या है। ग्राम स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को दो समूह में बांटते हैं अपन, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं।
अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा समझना, जो जीवाणु हैं उनको दो समूह में बांटा जाता है बेटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम धनायन और ग्राम ऋणायन। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम धनायन हिंदी में, और दूसरा ग्रुप है बेटा ग्राम नेगेटिव, ग्राम ऋणायन। ठीक है, अब ये क्या है, किस आधार पर बांटा है, तो समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीवाणु हैं आपको पता है उनमें कोशिका आवरण पाया जाता है, तो कोशिका आवरण में भिन्नता और ग्राम अभिरंजन एक तकनीक होती है, उसके प्रति व्यवहार के आधार पर जीवाणुओं को दो समूह में बांटा गया है। तो इसका बेसिस क्या होगा बेटा, आधार क्या होगा बांटने का, ये लो आधार, कोशिका आवरण में भिन्नता, अभी बात करेंगे, तथा ग्राम अभिरंजन के प्रति व्यवहार के आधार पर जीवाणु को दो समूह में बांटा गया है, ग्राम धनायन और ग्राम ऋणायन। ठीक है, अब इसमें देखो काम की बात क्या आ गई कि ये ग्राम अभिरंजन होता क्या है, ये टेक्निक क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ ताकि एक बार ग्राम स्टेनिंग समझ में आ जाए, हल्का सा, इतना डिटेल में नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तकनीक है बेटा ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है पहले तो ये समझें, एक टेक्निक है, ये तकनीक जिसकी सहायता से अपन जीवाणु को विशिष्ट रंजकों द्वारा अभिरंजित करते हैं। ठीक है, तकनीक है जीवाणु को अभिरंजित करने की। और इसमें विशिष्ट अभिरंजक काम में लेते हैं बेटा। विशिष्ट अभिरंजक क्या होते हैं, अभिरंजक डाई, स्टेन या डाई, ये रंजक होते हैं जो जीवाणु को क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं। और इस तकनीक की खोज जो थी वो की थी क्रिश्चियन हेन्स ग्राम, CH ग्राम, साइंटिस्ट है बेटा ये, क्रिश्चियन हेन्स ग्राम, इसने इस तकनीक की खोज की थी या इसको विकसित किया था। ठीक है, अब बात आती है बेटा विशिष्ट अभिरंजक कौन कौन से होते हैं। तो रंजक जिनकी सहायता से जीवाणु को अभिरंजित किया जाता है उनके नाम लिख रहा हूं, याद रखने हैं आपको। एक तो है बेटा क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, सैफ्रानिन, ये अभिरंजक हैं जिनकी सहायता से जीवाणु के आवरण को अभिरंजित किया जाता है। इसके अलावा इस तकनीक में अपन अल्कोहल या फिर एसीटोन का भी उपयोग करते हैं। एल्कोहल एसीटोन का कार्य क्या है बेटा, ये डीकलराइजिंग एजेंट है जो कलर को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो एसीटोन और अल्कोहल का कार्य क्या, यही लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, डीकलराइजिंग एजेंट। तो ये तो कौन होगी बेटा, डाई होगी, और ये कौन हो गए, डीकलराइजिंग एजेंट। जैसे देखा होगा ना आपने, कोई कलर वलर लगा होता है किसी चीज़ पे, तो अपन एसीटोन या अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो ईजिली वहाँ से क्या हो जाता है, वो अनस्टेन हो जाता है, उसका डीकलराइजेशन हो जाता है, वो आसानी से हट जाता है, पानी से नहीं हटेगा। अल्कोहल को यूज़ करोगे तो ईजिली जो है वो स्पॉट जो है वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इनका उपयोग करते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग तकनीक है क्या, हल्का सा समझाते हैं। इसमें करते क्या है अपन, किस तरह से, देखो ये ग्राम स्टेनिंग जो तकनीक है वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। 1 मिनट में अपन बता सकते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। समझे, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ग्राम स्टेनिंग करनी है तो आपको जीवाणु लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लो बेटा, आप जीवाणु लेके आए, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है,
इस टेस्ट ट्यूब में जीवाणु का कोई सैंपल है। टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये बैक्टीरियल सैंपल। ठीक है, अब आपका मतलब टारगेट क्या है कि इस जीवाणु सैंपल को क्या करना है, अभिरंजित करना, और ये पता करना है ग्राम धनायन है ग्राम ऋणायन है। तो जो ग्राम था, साइंटिस्ट ने कैसे क्या किया था सुनना। बैक्टीरिया आ गया आपके पास, उसके बाद लेते हैं बेटा एक अपन स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड देखी होगी बेटा आपने, कांच की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ग्लास स्लाइड। ठीक है, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर ये जो बैक्टीरियल सैंपल है उसको अपन क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे, और इस ट्रांसफर मेथड को बोलते हैं इनोकुलेशन। और ये इनोकुलेशन लूप की हेल्प से किया जाता है, तो उसको अपन बोलेंगे इनोकुलेशन। और ट्रांसफर करने के बाद ये जो बैक्टीरिया का सैंपल इस स्लाइड के ऊपर अपने ऐड किया है, इसको अपन क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए इसको हीट से ट्रीट करवाएंगे। तो जैसे आप हीट से ट्रीट करवाओगे, ठीक है बेटा, तो ये जो सैंपल आपने इस पर ऐड किया है उसको क्या करेंगे, हीट से ट्रीट करवाएंगे। और जैसे हीट से आप ट्रीट करवाओगे तो जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जो बैक्टीरियल सेल है वो यहाँ पर स्टेबल हो जाएंगे, तो इसको अपन बोलेंगे स्मीयर। ये बैक्टीरिया का क्या बन गया बेटा, स्मीयर बन गया। थोड़ी टेक्निकल टर्म है, आपको रटनी नहीं है सारी कि ये क्या बोल दिया सर, ये क्या हो गया, ये आपके काम की नहीं है, लेकिन प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, इसे गो थ्रू होना जरूरी है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल स्मीयर बना है वो हीट स्टेबल हो गया बेटा, अब वो यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा, उस ग्लास स्लाइड पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। और ऑब्वियसली आपने हीट फिक्स किया तो बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इस स्लाइड के ऊपर अपन डाई डालेंगे बेटा। जैसे सबसे पहले आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, ठीक है, फिर आपने आयोडीन डाल दिया। तो जैसे CV और I डालोगे तो यहाँ पर CVI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा, क्योंकि इन पे चार्ज अलग अलग है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना है वो सेल वॉल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, पेनिट्रेट हो जाएगा, और ये कलर में जो है पर्पल कलर का होता है। तो CVI कॉम्प्लेक्स बन गया। CVI कॉम्प्लेक्स बनने के बाद और इनको ट्रीट करते हैं बेटा कुछ टाइम के लिए, जैसे 30 सेकंड के लिए CVI डालेंगे, आयोडीन 30 सेकंड, फिर CVI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर इसको अपन वाटर से वॉश कर लेंगे और उसके बाद में फिर उसके ऊपर डालेंगे अल्कोहल। ओके, स्लाइड के ऊपर अल्कोहल को यूज़ करेंगे। अल्कोहल को भी लगभग 30 सेकंड तक अपन क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं। 30 सेकंड तक उस स्लाइड को अल्कोहल से ट्रीट करवाएंगे। हो गया, लगभग 1-1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। या इनको 20-20 सेकंड तक यूज़ कर सकते हो, लगभग 20 से 30 सेकंड का ये कार्य होता है। ठीक है, अब अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद उसको अपन माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे बेटा। अब क्या लेके आओगे, सूक्ष्मदर्शी, अंडर माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के नीचे जैसे देखोगे तो अगर आपको जीवाणु पर्पल कलर के दिखाई देते हैं तो उनको अपन बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर जीवाणु कैसे हैं बेटा, पर्पल, तो ये कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव। और जीवाणु अगर कलरलेस हैं तो उनको बोलेंगे बेटा अपन ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो जीवाणु स्टेन को, कलर को रिटेन करके रखते हैं, अल्कोहल यूज़ करने के बाद भी कलर अगर गायब नहीं हुआ तो इसका मतलब वो पर्पल कलर के ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने डाई को रिटेन करके रखा है, डाई वहाँ से रिलीज नहीं हुई। लेकिन अगर डाई वहाँ से रिलीज हो जाती है तो कलरलेस हो जाएंगे, उनको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये ग्रुप 2 समूह हो गए। किस आधार पे हो गए बेटा, सेल वॉल, कोशिका आवरण के आधार पर, ग्राम अभिरंजन के प्रति व्यवहार के आधार पर। अब अगर आपको ग्राम नेगेटिव को भी कलरफुल करना है तो इसमें एक काम कर सकते हैं बेटा, उस स्लाइड के ऊपर आप सैफरानिन डाल दो। तो सैफरानिन को यूज़ करोगे तो जो ग्राम नेगेटिव है वो पिंक कलर के दिखाई देने लग जाएंगे आपको। कब, जब आप सैफरानिन को यूज़ करोगे। नहीं मत करो। तो जो कलरलेस हैं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ग्राम स्टेनिंग के पश्चात जो कलरलेस, जो रंगहीन होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, और जो पर्पल कलर के होते हैं, रंगीन होते हैं, वो कौन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। तो ये आपकी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। तो इस आधार पर आपने जीवाणु को कितने समूह में बांट दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 समूह में बांट दिया। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु के मध्य थोड़ा सा अपन अंतर जो है उसकी स्टडी करेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अपन बात करेंगे अब डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जिसके अंदर अपन सेल वॉल की थोड़ी सी बात कर लेंगे कि सेल वॉल में क्या अंतर है, सेल वॉल किस प्रकार का अंतर दर्शाती है दोनों में। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये तो अपन इधर तो ले लेते हैं ग्राम पॉजिटिव
और इस साइड में बात कर रहा हूँ मैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके दो समूह हो गए जीवाणुओं के। अब इनमें डिफरेंस की बात करें तो बेटा सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया। आप बताओगे ग्राम पॉजिटिव कौन होंगे? अगर आपने ग्राम स्टेनिंग करवाई है, देखो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ ग्राम स्टेनिंग, जो कलर्ड हैं, पर्पल कलर्ड हैं ये लोग कलर्ड, तो वो ग्राम पॉजिटिव। और अगर कलरलेस हैं तो कौन होंगे? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अगला अंतर देखो बेटा, अब सेल वॉल की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि दोनों में सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको समझना थोड़ा बेटा, दिमाग लगाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ये लो, तो सेल वॉल का थोड़ा डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जीवाणु है, जीवाणु में सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन ये मान लो मैंने CM दिखाई है, कौन है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर, ये अंदर का एरिया है, और बाहर वाले एरिया में, तो बाहर की ओर कौन होती है? सेल वॉल। तो यहाँ देखो जो सेल वॉल है, ऑब्वियसली पहले बताया था मैंने, मोटी होती है, थिक होती है। ये बेटा सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये है सेल वॉल। ठीक है, सिंगल लेयर्ड है। जो सेल वॉल है, यही बता रहा हूँ बेटा, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अभी बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन, यहाँ क्या है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो अपन बोल सकते हैं जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें सेल वॉल एक परत ही होती है। देखो ये सेल वॉल है ना, जो मैंने रेड कलर की बताई है, सिंगल लेयर्ड, एक परत ये। ठीक है, और सिंपल होती है ये। क्लियर? इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, मोटी है, और पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव में। यहाँ क्या डिफरेंस आएगा? देखो बेटा, ये इसमें देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल। लेकिन यहाँ ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड होती है, उसमें दो परतें होती हैं। किस तरह से होती हैं? देखो, ये तो है पेप्टिडोग्लाइकेन की परत बेटा, देखो ये रेड कलर वाली, रेड कलर क्या है? ये पेप्टिडोग्लाइकेन। इस पेप्टिडोग्लाइकेन परत के बाहर की तरफ एक परत और होती है बेटा, जो लहरदार होती है। ये लहरदार परत एक और होती है, जो लिपोपॉलीसेकेराइड कहलाती है। तो देखो यहाँ पर जो सेल वॉल है, दोनों को मिला के अब मैं बोल रहा हूँ सेल वॉल। तो यहाँ पर सेल वॉल कैसी होगी बेटा? डबल लेयर्ड होगी, बाई लेयर्ड हो गई। तो इसमें जो ये रेड कलर वाला है, ये तो है पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये वाली जो मैंने वेवी जो बताई लहरदार, ये है LPS। यहाँ LPS का मतलब है बेटा लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये कौन है? लिपोपॉलीसेकेराइड। देखो लिपिड और सेकेराइड की बनी होती है, लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर लिपिड भी आ गया कंटेंट। ठीक है, अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अंतर भी हो जाएगा। ये सिंगल लेयर्ड है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये दो परतें होती है, ये कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है बेटा। और यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन उसकी तुलना में क्या है बेटा? कम है। पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ पर क्या होता है? कम होता है, और यहाँ पर देखो ज़्यादा है। अगला अंतर देखो, यहाँ पर लिपिड जो है, लिपिड इसमें बहुत कम मिलेगा, और यहाँ पर लिपिड तुलनात्मक रूप से क्या है? अधिक है। अगला अंतर देखो बेटा, ग्राम पॉजिटिव में LPS अनुपस्थित होती है, और ग्राम नेगेटिव में जो LPS लेयर है, LPS वो उपस्थित होती है। ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये दोनों में क्या आ गया बेटा? डिफरेंस आ गया। तो LPS किसका कैरेक्टर है? ग्राम नेगेटिव का। क्लियर? एक अंतर और बता देता हूँ, फालतू सा है लेकिन सुन लो बेटा। टीकोइक एसिड, टीकोइक एसिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? ग्राम पॉजिटिव में। इसके सेल वॉल में टीकोइक एसिड, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये इसमें उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ टीकोइक एसिड बेटा अनुपस्थित होते हैं। बस इतना सा याद रखना है, ज़्यादा आपके काम का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने डिफरेंस में बताई हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये डिफरेंस हो गया किसमें? पेप्टिडो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव।
और यही कारण है कि वो कलरफुल होगा और ये कलरलेस होगा। कारण क्योंकि यहाँ पेप्टोग्लाइकेन जो है थिक है, मोटी है, तो उसके अंदर जो क्रिस्टल वॉयलेट जो है उसके पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, तो अल्कोहल उनको पूर्ण रूप से निकाल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर पतली और एलपीएस है, एलपीएस जो है वो अल्कोहल की उपस्थिति में पूरी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और पेप्टोग्लाइकेन बहुत ही पतली है, तो जो कलर है वो ईजिली क्या हो जाता है, वहाँ से आउट हो जाता है, तो ये कलरलेस हो जाता है और कलरफुल। तो ये किसका बेसिक अंतर हो गया, सेल वॉल का हो गया, कोशिका आवरण का हो गया, कि किस प्रकार से वो ग्राम अभिरंजन के प्रति व्यवहार दर्शाते हैं। तो ये बात होगी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। ठीक है बेटा, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल आपकी फिनिश हो गई। बैक्टीरियल सेल वॉल की आपने फंक्शन की बात कर ली, स्ट्रक्चर की बात कर ली, उसके जो कंपोजिशन उसकी बात कर ली, 2 समूह है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, आपने उसकी बात कर ली है। तो सेल वॉल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है बेटा, सही करना है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल आपका फिनिश होता है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद अपन स्टार्ट करेंगे, जो तीसरा आवरण है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका झिल्ली बेटा आपको पता है यूकैरियोट प्रोकैरियोट सभी में समान प्रकार की होती है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अपन यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंसिडर करेंगे। उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ जाएगा आपका, ठीक है, सिंगर निकोलसन का। तो लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मीजोसोम, तो यहाँ मैं सीधा कंटिन्यू कर रहा हूँ मीजोसोम को। सेल मेम्ब्रेन कहाँ चली गई, यूकैरियोट में, वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ मीजोसोम को अपन जो है स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि मीजोसोम भी क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली के वलन से बने होते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका मीजोसोम, इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी बेटा, एक एक पॉइंट को समझा है मैंने और आपको समझना भी है। तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं बेटा मीजोसोम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी, इसकी बात करते हैं। जो मीजोसोम है बेटा याद रखना, ये बैक्टीरिया का अभिलाक्षणिक लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जीवाणुओं का लक्षण। इसकी जो खोज है वो की थी बेटा, एक साइंटिस्ट था जेम्स फिट्ज, उसने इसकी खोज की थी। अब मीजोसोम होते क्या है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो मैंने बताया था डायग्राम में, ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कोशिका द्रव्य की ओर क्या होगी बेटा, ये इस तरह से अंतर्वलित होगी। तो इसके अंतर्वलन से जो संरचना बनी है इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मीजोसोम। क्लियर। तो मीजोसोम को परिभाषित कैसे करोगे, मीजोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन से बनने वाला अंतर्वलन। तो कोश जो जीवद्रव्य झिल्ली है वो अंतर्वलित होकर क्या बनाएगी, मीजोसोम। तो अपन क्या कह सकते हैं, एक विशेष झिल्ली में संरचना है, क्या है ये, विशेष झिल्ली में संरचना जो कोशिका झिल्ली के वलन, वलन भी कैसे होगा बेटा, अंतर्वलन, वलन से या फैलाव से बनती है। ठीक है, तो मीजोसोम किसका फैलाव है, कोशिका झिल्ली का। ठीक है, और जो मीजोसोम है वो फैलाव हो गया, और ये फैलाव पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है। ये किस रूप में पाई जाती है बेटा, पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में। जैसे समझो ये अंतर्वलन हो गया, तो बेटा यहाँ पर देखो पुटिकाएं, ऐसे वैसल भी बन सकती हैं, कुछ नलिकाएं होती हैं और इस तरह से पटलिकाएं होती हैं। तो जो फैलाव होता है वो नलिका के रूप में, पुटिका के रूप में और पटलिका के रूप में पाया जाता है। तो ये जो फैलाव है उसी को अपन ने नाम दिया है मीजोसोम। अब मीजोसोम के बेटा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, सारे कार्य आपको समझने, एक एक करके बता रहा हूँ। कार्य, पहला कार्य, बहुत सारे हैं, एक एक करके सारे सीक्वेंस ले रहा हूँ। सबसे पहला मैं बोल रहा हूँ ये श्वसन में सहायक है, श्वसन में सहायक, रेस्पिरेशन में। और श्वसन भी कौन सा बेटा याद रखना, वायवीय श्वसन।
वायवीय श्वसन, क्योंकि जो मीजोसोम है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्यवस्थित होता है। और ईटीएस किस में सहायक होता है बेटा? वायवीय श्वसन में। तो ये हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर पाया जाता है ईटीएस, जो अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ईटीएस वायवीय श्वसन का भाग होता है। अगला कार्य बेटा इंपॉर्टेंट है, अगला कार्य ये कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक। इसके अलावा जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए प्रतिकृति, उसमें भी सहायक होती है। डीएनए रेप्लिकेशन में सहायक। अगला कार्य जो आपका मीजोसोम है, वो जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं बेटा, जो डॉटर सेल्स बनती हैं, उनके वितरण में भी सहायक होता है। तो अपन बोल सकते हैं संतति कोशिकाओं के वितरण में सहायक। संतति कोशिकाओं के वितरण में सहायक। इसके अलावा जो मीजोसोम है वो श्रावण में भी सहायक होते हैं बेटा, अलग अलग हैं बता रहा हूँ। स्रावी प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा ये पृष्ठ क्षेत्र को भी बढ़ाते हैं। स्रावी प्रक्रिया में सहायक। फैलाव होगा तो बेटा ये पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाएंगे, सरफेस जो एरिया है, पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाते हैं ताकि वो अनेक उपापचय क्रियाओं में सहायक हो। और अगला ये एंजाइम की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा फैलाव होंगे तो एंजाइम की मात्रा भी क्या होगी बेटा, उसमें बढ़ेगी। तो ये सारे किसके कार्य है? मीजोसोम के। तो आप समझ सकते हो मीजोसोम जो है कितने विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो मीजोसोम के फंक्शन हो गए। ठीक है बेटा, तो आपने कवर क्या कर लिया? आवरण कवर हो गया पूरा। जो बैक्टीरियल सेल है उसका आवरण आपका कंप्लीट हो गया। अगली बात याद रखना बेटा, जो मीजोसोम होते हैं वो झिल्लीबद्ध संरचनाएं हैं। वो लिखा है ना मैंने, विशेष झिल्ली में संरचनाएं, लेकिन ये सेल ऑर्गेनल नहीं होते। इनको सेल ऑर्गेनल कोशिकांग के रूप में कंसिडर नहीं करते। ये क्या है? ये झिल्लीबद्ध संरचना है, लेकिन ये कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं है। स्ट्रक्चर है लेकिन कोशिकांग नहीं है। मैंने आपको बताया था बेटा, प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिकांग के रूप में पाया जाता है, इसके अलावा कोई कोशिकांग नहीं होता। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कवर हो गया। अगले लेक्चर में अपन बैक्टीरिया की जो बाकी स्ट्रक्चर जो बची हैं उनको अपन कवर करेंगे। पूरा प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी हो जाएगी, फिर आप यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।